सो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू दी अनदर लेक्चर। जैसे कि हम आपका क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे। सो फर्स्ट क्लास में हमने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन, कितने टाइप के केमिकल इक्वेशन होते हैं, और मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया दिया था कि बैलेंस कैसे करते हैं हम इक्वेशंस को। Okay, so now in this video we'll understand how to balance a unbalanced chemical equation. हमने जो एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब हमने चेक किया था कि वो इक्वेशन इधर बैलेंस्ड है और नहीं। तो हमें ये पता चल रहा था जो इक्वेशन थी हमारी बैलेंस्ड निकली थी, राइट। दिस वाज द पर्टिकुलर इक्वेशन, आपका ये इक्वेशन थी, दैट इज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन दे रहा था, और यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सब इक्वल थे, राइट। नाउ विल टेक अनदर एग्जांपल एज पर आपकी बुक के हिसाब से हमको ये दे रखा है एंड पूछा है चेक वेदर दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। इफ इट इज नॉट बैलेंस्ड तो क्या करना है हमें, तो हमें इसे बैलेंस करना है। तो हम आज दो मेथड समझेंगे। एक तो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड जो हम सीख रहे हैं अभी तक, ठीक है। अब हम इसको फर्स्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से समझेंगे, उसके बाद मैं आपको एक मैथमेटिकल मेथड बताऊंगी जो कि आपको आपके इस सम को बहुत इजी कर देगा, ठीक है। सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड विद द हिट एंड ट्रायल मेथड दैट ओके। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन है, यस, आपका क्वेश्चन है Fe plus H2O that gives Fe3O4 plus H2। जैसे कि आप सब जानते हैं ये Fe स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये आयरन, दिस इज वाटर, दिस इज आयरन की ऑक्साइड, क्योंकि आयरन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ये आयरन की कोई ऑक्साइड हुई तो हम इसको आयरन ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था वी हैव टू चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। जैसे कि हमें पता है ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा रिएक्टेंट एंड ये होता है हमारा प्रोडक्ट, राइट। ये होता है हमारा रिएक्टेंट, ये होता है हमारा प्रोडक्ट। ना हमें देखना है रिएक्टेंट में कितने कितने आइटम प्रेजेंट है। रिएक्टेंट में आपका आयरन प्रेजेंट है, तो मतलब ने लिख लिया रिएक्टेंट में हमारा आयरन प्रेजेंट है। हमारा हाइड्रोजन का आइटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का आइटम प्रेजेंट है, राइट। हमारा ऑक्सीजन का आइटम प्रेजेंट है, हमने ऑक्सीजन लिख लिया, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, प्रोडक्ट साइड में हमारा कितने एटम प्रेजेंट है। सो प्रोडक्ट साइड में जैसे आपका Fe प्रेजेंट है तो आपने Fe लिख लिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपने O लिख लिया, और क्या प्रेजेंट है आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आपने हाइड्रोजन लिख लिया। अब हम सारे नंबर ऑफ एटम चेक करेंगे। यहां पर Fe के कितने एटम प्रेजेंट थे, एक, तो हमने लिख लिया एक। यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट थे, तो ये देखो दो, दो ही तो एटम है तो दो लिख लिया। यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, एक, तो यहां पर एक दो एक बन गया। अब यहां पर चेक करना है हमें, हम यहां पर चेक करेंगे तो Fe का कितने एटम प्रेजेंट है, तीन, Fe3 लिखा हुआ है, राइट। ये कंफ्यूज मत होना कि F कोई अलग एलिमेंट है, E कोई अलग एलिमेंट है। ये Fe एक सिंबल होता है, किसका सिंबल होता है, आयरन का सिंबल होता है, ठीक है ना, आयरन, लोहा। तो Fe आपका क्या हो गया, 3। अब ऑक्सीजन कितना है, ये देखो O4, ऑक्सीजन के 4 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के एटम है आपके 2, ठीक है। तो अब देखो आप यहां पर हाइड्रोजन तो दोनों जगह सेम है, बचा अलग क्या है, अलग है आपका आयरन और दूसरा है आपका ऑक्सीजन, अलग है, ठीक है। तो अब आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले जब आप बैलेंस करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप किस एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करेंगे वो डिसाइड करेगा कि कौन से नंबर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। अब देखो इन सब में प्रोडक्ट साइड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी है, ऑक्सीजन की है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पर क्या है आपका, ऑक्सीजन यहां पर 1 है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है। इस 1 ऑक्सीजन को हम 4 कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसी ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर दें, किसके साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, है ना। मतलब बेसिकली हम रिएक्टेंट साइड में क्या कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट साइड में आपका ऑक्सीजन जो कि एक क्वांटिटी में था, हमने क्या कर दिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो क्या हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मतलब आपने ऑक्सीजन के आगे 4 लगा दिया है। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी आप बैलेंस करोगे तो जैसे H2O है, आप बोलोगे यहां पर 4 करना है, हम यहां पर 4 लगा देंगे। यहां पर 4 हम कभी नहीं लगाएंगे इस प्लेस पे, क्योंकि ये इस पूरे कंपाउंड का फॉर्मूला बदल देगा। H2O सबको पता है कि वाटर होता है, पर अगर आप इसको H2O4 कर दोगे तो ये कोई कंपाउंड है या नहीं है, नहीं ना। तो
अगर आप यहां पर बैलेंसिंग करोगे तो कंपाउंड का फॉर्मूला ही बदल जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा बैलेंसिंग इस जगह पर करते हैं। किस जगह पे करते हैं? इस प्लेसेस पे करते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आई विल यूज दिस कलर पेन। इस प्लेसेस पे, इस प्लेसेस को, और आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा इस प्लेसेस को हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक प्लेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टोक्योमेट्रिक प्लेस। तो आपने क्या किया, आपने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, तो आपका ये आ गया 4। ठीक है, अब आप इस 4 को क्या करोगे, इस 4 को आप जहां पर ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड के, उसके आगे लगा दोगे। अब बताओ रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन किधर है? ऑक्सीजन यहां पर है। इसके आपको 4 लगाना है, कहां पर लगाओगे 4? इस प्लेस पे लगाओगे 4 ना। आपने ये 4 लगा दिया। अब ये जो 4 है ये आपका इस हाइड्रोजन के लिए भी है और आपका ये 4 इस ऑक्सीजन के लिए भी है। तो क्या हुआ, हमारे रिएक्टेंट साइड में आपका ऑक्सीजन और ये जो आपका प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन, दोनों जगह आपका 4 हो गया। राइट, यहां पर 4 हो गया, 4 हो गया। रहा सवाल हाइड्रोजन का था। हाइड्रोजन, अब देखो यहां पर आपका हाइड्रोजन कितना था? यहां पर आपका हाइड्रोजन 2 था, बट जैसे ही हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी बताओ? हाइड्रोजन की हो गई, यहां पर 2 पहले से था, 2 था पहले से, राइट। अब 2 में मल्टीप्लाई हो गया है 4, तो हाइड्रोजन कितना बन गया? हाइड्रोजन बन गया है आपका 8, राइट। ठीक है, इतना देखो, अभी हाइड्रोजन बन गया 8। अब आपके रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 8 बन गया है, प्रोडक्ट साइड में तो हाइड्रोजन 2 ही है। इस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट साइड में कि हाइड्रोजन 8 हो जाए? प्रोडक्ट साइड में भी ये 2 है, इसको हमको 8 बनाना है। यहां पर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। तो ये जो 4 हमने लिखा है, ये 4 कौन सी जगह पे जाएगा? ये 4 आपका जाएगा इस जगह पर, है ना, आगे वाली प्लेस पे जाता है, मैंने बताया था। तो 4 यहां पर आ गया। अब देखो आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 4, यहां पर भी, यहां पर भी। हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया 8, यहां पर भी 4 2 8 हो गया। बचा क्या? बचा आपका आयरन। Fe कितना था आपका? Fe था आपका 1, और यहां पर Fe कितना था आपका? Fe था आपका 3, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 करने के लिए सिंपली यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 हो गया, राइट। तो ये 3 आप कहां पर लिखोगे? जो मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज लिखते कहां पर? ये जो मल्टीप्लाई किया वो लिखोगे यहां पर 3। अब आप चेक कर लो, हमने जो इक्वेशन बैलेंस की वो कुछ इस तरह से आई, F3Fe प्लस 4H2O दैट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो मतलब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखो यहां पर हम देखें, Fe हमारा 3 है, यहां पर भी Fe हमारा 3 है, हाइड्रोजन हमारे 4 2 8 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 4 2 8 है, यहां पर हमारा ऑक्सीजन 4 है, यहां पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो हैंस आपके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं रिएक्टेंट के एटम्स का नंबर इक्वल हो गया है प्रोडक्ट्स के एटम के नंबर से, राइट। प्रोडक्ट के एटम से नंबर से बराबर हो गया, राइट। यही मेथड आपकी बुक में एक्सप्लेन कर रखा है ना। एक और चीज इक्वेशन में थोड़ी जानने वाली चीज है जो आपके यहां पर दे रखी है कि ये आपकी एक जनरल इक्वेशन होगी। इससे आपको कोई मतलब आपको पता चल गया इतने एलिमेंट इससे कंबाइन करके, ये जो रिएक्टेंट के एलिमेंट इतने कंबाइन करके आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन है ये इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देती है, ठीक है। हम इस इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? फॉर मोर इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ सिंबल्स यूज कर सकते हैं। जैसे हम किसी चीज का स्टेट बता सकते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा स्टेट। जैसे अगर कोई चीज आपके सॉलिड स्टेट में है, मतलब मान लो कोई चीज आप क्या, जैसे आपने अपने एलिमेंट्स लिख रखे हैं, सॉलिड स्टेट में है तो आप उसमें सिंबल यूज करोगे S। अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो आप उसके लिए स्मॉल l यूज करोगे। अगर वो गैसियस स्टेट में है तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे? आप उसके लिए G यूज करोगे। और अगर वो कोई एक्वस स्टेट, एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है आपका बेसिकली, एक्वस पूरा लिख देती हूं, एक्वस का मतलब होता है आपका, इसका सिंबल AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई भी चीज को पानी में मिला दो, मतलब एनीथिंग प्लस वाटर, मतलब कोई भी चीज बनाई है आपने, जैसे आपने कुछ भी लिया है, चीनी ली उसमें पानी डाल दिया तो वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर हो गया, नमक लिया उसमें पानी डाल दिया तो वो क्या होगा? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं ताकि इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकें। जैसे आप ही की बुक में लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है Fe, यहां पर लिखा है S प्लस 4H2O, ये लिखा है G, दैट गिव्स
Fe3O4 ये लिखा है S प्लस 4H2G, ये लिखा है आपका इक्वेशन। इसका मतलब ये है आयरन जो है वो अपने सॉलिड स्टेट में है, आयरन सॉलिड स्टेट में ना। H2O देखो, H2O लिखा है, H2O मतलब वाटर, हमको सबको पता है वाटर तो लिक्विड होता है, राइट। पर यहां पर क्या लिखा है G, इसका मतलब गैस। इसका मतलब ये है जो आयरन है वो H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है। वो भी कौन से H2O के साथ रिएक्ट, जब आपका वेपर जो गैसेस स्टेट में होती है, मतलब स्टीम, हम स्टीम की बात कर रहे हैं, मतलब आपका आयरन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, स्टीम के साथ। स्टीम मतलब वही वाटर वेपर जो हम गर्म करते हैं जब पानी, तो वो जो धुआं निकलता है वही तो होता है स्टीम, पानी से तो निकलता है वो, है ना। तो वही जब आप पानी को खौलाओगे, गर्म करोगे, तो जो उसमें से धुआं निकलेगा उसको बोलते हैं स्टीम। तो यहां पर इस जी का मतलब देखो, इक्वेशन और इन्फॉर्मेटिव हो गई ना। पहले तो हमको सिर्फ यही पता था, अब हमको ये भी पता है कि आयरन आपका सॉलिड आयरन है, उससे हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, उसका रिएक्शन करा रहे हैं हम वाटर मतलब स्टीम के साथ, जो धुआं निकलता है, जो हल्की हल्की भाप निकलती है, उसके साथ उसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है आयरन ऑक्साइड, आयरन की कोई ऑक्साइड बना रहा है जो कि सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। मैंने पहले बताया था एक बार, हाइड्रोजन गैस निकलती तो कैसा होता है, बबल्स आते हैं, थोड़ा बहुत बताया था ना। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ऊपर उड़ रही है, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट ना। आपकी बुक में 2 कंडीशंस दे रखी हैं, वो मैं आपको इस बुक से समझा देती हूँ। दैट इज कि आपके जब रिएक्शंस होते हैं तो उसमें और भी कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, कुछ रिएक्शंस इतने स्लो होते हैं कि हम उन रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एक सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। तो बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट आपके रिएक्शन के रेट को, मतलब जिस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, मान लो एक रिएक्शन हो रहा है 4-5 घंटे में, आपने थोड़ा सा कैटलिस्ट डाल दिया तो रिएक्शन होगा कितने में, फट से हो जाए, आधे घंटे में, 1 घंटे में हो गया। तो 5 घंटे का टाइम 1 घंटे में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये होता है आपका कैटलिस्ट का काम, ठीक है। अब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि कैटलिस्ट 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उस सबकी अभी आपको जरूरत नहीं है, तो अभी हम लिमिट यहीं तक करते हैं, ठीक है। अब देखो, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर अ रिएक्शन इंडिकेट्स अबव बिलो शो द एरो इन द इक्वेशन। नाउ आपके कुछ कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं, जैसे हमने बोला था कि जैसे मैंने ये रिएक्शन लिया, आपको मैंने बोला ये आपका रिएक्टेंट साइड है, ये आपका प्रोडक्ट साइड है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज इक्वल्स टू ना, एरो रिप्रेजेंट करता है किस डायरेक्शन में इक्वेशन हो रही है। मान लो यहां पर आपका कुछ भी लिख के रखा है 30 ATM, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हम जब भी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन है रिएक्शन के लिए कि हम ये रिएक्शन को करेंगे, कोई रिएक्शन है ऐसी जो हो रही है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, मान लो उस रिएक्शन को होने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, या 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, या मान लो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, इतना टेम्परेचर चाहिए। तो जो भी ये सब टेम्परेचर चाहिए एक रिएक्शन को कंडीशन करने के लिए, हम उसको कहां पर लिखते हैं, हम उसको यहां पर लिखते हैं। मतलब ये जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा NH2 प्लस N2 दैट गिव्स NH3, अमोनिया मिल रहा है। अब मान लो अगर मैं यहां पर लिख रही हूं 300 ATM, तो ये मैं बता रही हूं कि इस रिएक्शन को होने के लिए हमको कितना प्रेशर की जरूरत है, इस रिएक्शन को होने के लिए हमको 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत है। मान लो और मैं लिख दूं 100 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लिख दूं, अभी मैंने आपको केल्विन, सेल्सियस से केल्विन कन्वर्ट करना सिखाया नहीं, तो मैं अभी सेल्सियस में बता देती हूँ 100 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन हो रही है इसके लिए जो प्रेशर दिया जा रहा है वो प्रेशर है 300, एंड जो टेम्परेचर दिया जा रहा है वो टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है आपका 100 डिग्री। तो आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, राइट। तो वही लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया और प्रेशर क्या दे के रखा है, प्रेशर दे रखा है 340। तो ये क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका मिथेनॉल, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी गैस है, हाइड्रोजन भी आपकी गैस है, इतना प्रेशर दिया तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया मिथेनॉल। ये मिथेनॉल बोलते हैं, हम आगे जब आपका ऑर्गेनिक 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में बताएंगे। सो बेसिकली CH3OH एल्कोहल बन गया, आप इतना जानो, एल्कोहल बन गया जो कि एक लिक्विड के फॉर्म में है। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
और सनलाइट। तो ये कौन सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ओबीसी सबको पता होगा, ठीक है। सो इस प्रोसेस से क्या बन रहा है, इस प्रोसेस से आपका ग्लूकोज बन रहा है, आपका वाटर ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है, और आपका क्या है, आपका हाइड्रोजन है, मतलब सॉरी वाटर निकल रहा है, ठीक है, वाटर बन रहा है प्रोडक्ट। तो क्या क्या बन रहा है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन वाटर एंड आपका सनलाइट, क्लोरोफिल मतलब वो जो लीव्स होती है उस पर होता है आपका पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का। और आपका प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, राइट। सो दैट इज द प्रोसेस। अब ये जो सनलाइट लिखा है एंड क्लोरोफिल लिखा हुआ है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि ये प्रोसेस में जरूरी है, राइट। ये कंडीशन है सनलाइट के प्रेजेंस में एंड क्लोरोफाइल के प्रेजेंस में। तो जब भी हमारा कोई रिएक्शन होता है तो ये जो एरो मार्क के ऊपर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमने लिखी है। सो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये बेसिकली आपके रिएक्शन और इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाती हैं। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड टिल द पेज नंबर 5। विल डू दिस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं हम उनको वन बाय वन देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो आपको बोल के रखा है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। आपको पूछा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना क्यों जरूरी है। सो हम देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपका मैग्नीशियम जो रिबन होता है बहुत दिन तक ऐसे ही रहता है तो क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज होके MgO के फॉर्म में आ जाता है। तो अगर आप इसको, ये MgO इसके ऊपर चिपक जाता है, ठीक है, ये अगर मैग्नीशियम का रिबन है इसके ऊपर MgO मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्साइज्ड होता रहता है, आप बहुत टाइम तक अगर छोड़ दोगे तो इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, ठीक है। अब वही लेयर ये MgO होती है, इसलिए हम उसको यूज करने के लिए पहले स्क्रब करते हैं ताकि ये लेयर जो ऑक्सीजन की लेयर चढ़ी हुई वो हट जाए। क्यों किया, अगर आप सिर्फ MgO की लेयर को लेके आप इसको फ्लेम के प्रेजेंस में हीट करोगे तो पहले से ही वो ऑक्सीडाइज है, आप उसको और ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो आपको वो डिजिलिंग व्हाइट कलर का फ्लेम इतना अच्छा नहीं दिखेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू क्लीन इट, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से आंसर समझ में आ गया होगा ये वाला चीज का। नेक्स्ट विल मूव टू द क्वेश्चन। ओके, हाँ, तो सिंपली अगर मैं बोलूंगी भी, अगर मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं इसका आंसर भी क्या होगा आपका, तो आप इसका आंसर बेसिकली यही होगा कि उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको रिमूव करने के लिए ही हम उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसने आपको क्या बोल के रखा है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है, यहां पर दिया है हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट हैं और क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। हमको पता है हाइड्रोजन कभी भी नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लिखेंगे H2। हमें पता है क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इसको आप कैसे लिखोगे बताओ, क्लोरीन का भी आपका जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो हमेशा Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये क्या बना रहा है आपका, ये बना रहा है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, HCl। अब देखो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन दो एलिमेंट है रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में भी हाइड्रोजन और क्लोरीन है। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2, यहां पर कितने हैं, 1, यहां पर कितने, 1। इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। मतलब ये जो 2 है वो कहां पर लिखना पड़ेगा, ये जो 2 है दोनों के लिए कि आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। यहां पर लिख दोगे तो इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो जाएगी, जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया, हम आपका सेकंड वाला डिस्कस करते हैं। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा तो ओके। नाउ सेकंड वन क्वेश्चन, आपको अगर दिख रहा है क्वेश्चन तो यस। नाउ सेकंड वन पार्ट आपका क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बैरियम क्लोराइड, ठीक है, बैरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आपको फॉर्मूलाज और ये लिखना नहीं आता तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको ये आता है, क्योंकि अगर मैं इसी को बताने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो बेसिकली मैं आपको बस इतना बता देती हूँ, बैरियम जो होता है उसका सिंबल होता है Ba, ठीक है, बैरियम आपका एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उसका सिंबल होता है Ba। नाउ कम्स बैरियम क्लोराइड। सो ये होता है क्योंकि जो बैरियम है ये आपके ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसलिए जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है BaCl2, तो मतलब बैरियम क्लोराइड। आपको ये तो पता होगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको फॉर्मूला बनाना है तो हम पहले लिखते हैं बैरियम और यहां पर लिखते हैं क्लोराइड, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं वैलेंसी, यहां पर लिखते हैं सिंबल, और आपको पता है इस वैलेंसी कितनी होती है, इसकी होती है +2, इसकी होती है -1। अब इसके बाद सिंबल क्या होता है बैरियम का,
Ba, इसका सिंबल क्या होता है Cl, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा आपका बताओ, Ba ये होगा आपका माइनस का ये 1, और ये Cl के साथ क्या होगा, Cl का ये आपका प्लस का 2। जब हम फुल फॉर्मूला लिखते हैं तो ये माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं और 1 को भी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि Ba का मतलब तो ऑलरेडी 1 ही है ना, 1 ही है, तो हम क्या लिखेंगे BaCl2। तो ऐसे बनता है फॉर्मूला। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बोलना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, बट अब आज की वीडियो में इतना इसको डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। सो बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करा रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला अगेन, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2 और सल्फेट इज व्हाट आपका SO4 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो ये होगा एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम की 3 होती है 3, सल्फेट की 2 होती है इसलिए 2, ठीक है। अब क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4, यहां पर कुछ 2 नहीं होगा क्योंकि SO4 की वैलेंसी होती है माइनस की 2, बेरियम की होती है प्लस की 2, तो दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3, क्योंकि क्लोरीन की होती है माइनस की 1, एल्यूमिनियम की होती है प्लस की 3, तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई इतना हो गया। अब आपको चेक करना है वेदर दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो देखो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, अगर नहीं है तो आपको बैलेंस करना है। सो वी हैव टू चेक, हिडन ट्रायल मेथड भी लगा सकते हो। तो अब देखो पहले कितने एलिमेंट्स है रिएक्टेंट साइड में, Ba है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका Cl है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, राइट, इतना है हमारे पास। तो देखो यहां पर बेरियम कितना है आपका 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है, एल्यूमिनियम कितना है 2 है, सल्फर कितना है आपका, सल्फर आपका देखो ये 3 है, 3 बोलोगे, ऑक्सीजन कितना है 4 3 12, ठीक है। यहां पर भी आपका BaSO_Al Cl, तो बेरियम कितना है 1 है, S कितना है 1 है, O कितना है 4 है, एल्यूमिनियम कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 3 है। ये सारी चीजें गिन लो आप, एकदम बराबर है, ठीक है। अब क्या है आपको बैलेंस करना है, बेरियम आपस में ऑलरेडी बैलेंस है, सबसे ज्यादा नंबर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या है ऑक्सीजन 4 3 12, राइट। तो आप इसको कैसे बैलेंस करोगे, कहां पे लगाओगे बताओ, कहां पर लगाओगे आप जो ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो जाए, ठीक है। मैं बोलती हूं ये आपका 3 है, ठीक है, 4 3 12, इसको कैसे 12 कर दोगे, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये जो 3 है इसको लगाओगे कहां पर, ऑक्सीजन के आगे, मतलब यहां पर लगाओगे, राइट। अब क्या हुआ, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेरियम क्या हुआ, बेरियम भी आपका क्या हुआ, ये 3 तो इसके लिए भी है, ये 3 इसके लिए भी है, ये 3 ऑक्सीजन के लिए भी है, तो यहां पर बेरियम 3 हो गया, सल्फर कितना हो गया, सल्फर भी 3 हो गया, राइट, और ऑक्सीजन तो आपका 12 है ही। इस साइड देखो, इस साइड बेरियम को हमारा 3 आ गया है, इस साइड 1 ही है, इसको 3 करने के लिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3। तो ये जो 3 है इसको कहां लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा 3 को। नेक्स्ट वन सल्फर देख लो, सल्फर 3 ये 3 सल्फर बैलेंस हो गया, बेरियम भी आपका बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया, बचा क्या, बचा एल्यूमिनियम। यहां पर एल्यूमिनियम 1 है, यहां पर एल्यूमिनियम कितना है आपका 2 है। इस 2 एल्यूमिनियम को कैसे करेंगे कन्वर्ट, ये एल्यूमिनियम 2 है, यहां पर 1 है, इस 2 को 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एल्यूमिनियम 1 × 2, तो ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, राइट। तो ये 2 जो लिखा कहां जाएगा, ये 2 यहां लिखा जाएगा। जब ये 2 यहां लिखा जाएगा तो ये क्या हो गया, ये एल्यूमिनियम तो 2 हुआ, साथ में क्लोरीन क्या हो गया 3 × 2 6। अब देखो यहां पर एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो चुका है, ये भी यहां पर बचा क्या आपका क्लोरीन। इस क्लोरीन को 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। क्या हमको 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि यहां पर पहले से ही 3 प्रेजेंट था, 2 क्लोरीन था, हमने बेरियम जब यहां पे लगाया 3 तो ऑलरेडी ये कितना हो गया था आपका, ये हो गया था आपका 6, है ना। इसी तरह से आपको क्रॉस चेक करके भी बैलेंस कर सकते हो आप, वो ABCD वाले मेथड से भी कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। हम थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से, थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सोडियम प्लस वाटर, राइट, थर्ड वन। सोडियम दे रखा है, सोडियम का सिंबल होता है Na, प्लस वाटर मतलब H2O, और ये दे रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, एंड प्लस हाइड्रोजन दे रहा है, राइट। इसको बैलेंस करना है, सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, यहां पर भी सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सोडियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है, ये 1 हुआ और यहाँ का 2 हुआ, राइट, तो ये कितने हो गए 3। ऑक्सीजन कितना है आपका, ऑक्सीजन है आपका 1।
सोडियम 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। इसको बैलेंस करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 दे रखा है। ठीक है, कैसे करेंगे बैलेंस? तो सबसे सिंपल तरीका मैं बताती हूँ आपको। आप क्या करो, सबसे पहले आप एक काम करो, आप बोलो कि चलो मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। 2 लगा दिया का मतलब यहाँ पर 2 कर दिया। ये 2 इसके लिए भी है, ये 2 इसके लिए भी है, तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी? इसकी क्वांटिटी 4 होगी। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी होगी? ये तो 1 थी, इसको मल्टीप्लाई 2 से किया तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी? इसकी क्वांटिटी होगी तुम्हारी 2, राइट। अब देखो हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। इस ऑक्सीजन को यहाँ पर भी 2 कैसे किया जाए, इसको भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मैं बताऊंगी। जब मैं एबीसीडी वाला मेथड बता दूंगी तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। अभी के लिए समझ लो, ये 1 हो गया, इसको 2 कैसे किया जाए? इसको 2 किया जाए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से, और ये 2 हो गया। इस 2 को कहां पे लगाएंगे? इस 2 को यहाँ पर लगाएंगे। जैसे इस 2 को यहाँ पर लगाते हैं, ये 2 Na के लिए भी है, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है। तो अब क्या चेंज हो गया? मैं हाइड्रोजन को फिर से लिखती हूँ। हाइड्रोजन आपका कितना हो गया? यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया आपका 2, और यहाँ के हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, ये हो गया आपका 4। ठीक है, सोडियम कितना हो गया? 1 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया आपका 2, राइट। अब देखो यहाँ पर आपका एक ही है सोडियम, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और ये हो गया 2। तो ये 2 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। अब आप देखो सोडियम 2, यहाँ पर भी सोडियम 2, हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। ये समझ में आया ना, ये हाइड्रोजन कैसे 4 आया? हमने यहाँ पर 2 लगा दिया तो क्या है, पहले हमारा क्या था? 1 था और प्लस 2 किया था, पर अब हमने फॉर्मूले में चेंज कर दिया है, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया है। तो 2 इसके साथ भी, इस हाइड्रोजन के साथ भी है। जब 2 इस हाइड्रोजन के साथ भी, तो इस हाइड्रोजन का 2 हुआ, इस हाइड्रोजन का भी तो 2 एटम है, तभी तो 4 हुआ। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हुई। इसीलिए बच्चों को थोड़ी मतलब समझ में कम आता है ऐसा सॉल्व करने से। इसीलिए वो जो एबीसीडी वाला मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज ही वो चीज अपलोड कर दूंगी और आप उसको सीख जाइए, आप आराम से कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे।